हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स वाले चैप्टर का। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट ओवरहेड आइटम्स, कि जो डिफरेंट हमारे ओवरहेड के आइटम्स हैं उसको अब हमने अपने कॉस्ट अकाउंट में किस तरह से ट्रीट करना है। पहला हमारा जो है आइटम आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अब इसके ऊपर कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा कि इसको जो है हमें जो है कॉस्ट का आइटम मानना होगा, और कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा कि ये कॉस्ट का आइटम नहीं होगा। यानी इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, फॉर इसके फेवर में भी हुई हैं और इसके अगेंस्ट में भी हुई हैं। इन्होंने कहा कि इंक्लूड किया जाए, कुछ लोगों ने कहा कि इसको इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए कॉस्ट में। तो हम सबसे पहली बात ये पढ़ेंगे कि इसको क्यों इंक्लूड किया जाना चाहिए। इंक्लूड करने में क्या है कि अगर हम वेजेस को इंक्लूड करते हैं कॉस्ट के अंदर, जबकि वेजेस क्या है, एक रिवॉर्ड है जो कि लेबर को दिया जाता है। अगर हम वेजेस को इंक्लूड करते हैं कॉस्ट में तो हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। इन्होंने कहा कि अगर वेजेस इंक्लूड होती है तो इनको भी इंक्लूड होना चाहिए। क्यों इंक्लूड होना चाहिए? क्योंकि ये भी एक तरीके का रिवॉर्ड होता है कि जो पर्सन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसी भी तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है प्लांट मशीनरी वगैरह में, तो उसके ऊपर जो इसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, यानी जो भी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक रिवॉर्ड होता है, लाइक वेजेस। तो इसको जो है इंक्लूड किया जाना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट में है कि बाय इग्नोरिंग इंटरेस्ट, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर देंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो जो कंपैरेटिव स्टडी होती है वो आपको एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है, इसलिए भी इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि अगर बिग पार्ट ऑफ कैपिटल अगर हम इन्वेस्ट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी में, सपोज करो कि हमने दो मशीनरी को परचेज किया, एक छोटी मशीनरी है और एक बड़ी मशीनरी है। छोटी मशीनरी जो है वो 2000 की है और बड़ी मशीनरी जो है वो 10,000 की है और सेम टू सेम काम करती है। स्मॉल मशीनरी जो है विल ब्रिंग आउट लेस आउटपुट पर आवर, उसकी हेल्प से जो आउटपुट आता है वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू बिग वन के कंपेयर में जो आउटपुट है वो स्मॉल मशीन का कम आता है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है पर यूनिट की वो भी कम होगी फॉर द बिग मशीन एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर यूनिट बॉट आउट बाय द स्मॉल वन। यानी स्मॉल वन की जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बिग मशीन। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उस पर चार्ज करेंगे उन दोनों अमाउंट पर, उन दोनों मशीन के अमाउंट पर, तो जो कॉस्ट है वो बैलेंस में आ जाएगी। तो इसलिए भी इसको इंक्लूड करना चाहिए। ये तो वो वाली बातें हैं कि जो स्कॉलर्स ने बोला है कि इनको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि इफ़ वी टेक अ प्लांट ऑन हायर, अगर हम कोई भी प्लांट जो है हायर परचेज सिस्टम पे लेते हैं, जो कॉस्ट होती है हायर की वो भी हम चार्ज करते हैं। नॉर्मली बात है कि हम भी वो भी चार्ज करेंगे कॉस्ट पर। तो वाई नॉट कि हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों नहीं चार्ज करते? जब हम अगर किसी भी तरह का जो है प्लांट परचेज करते हैं वो भी तो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो हम उसको क्यों नहीं चार्ज करते? तो ये भी एक रीज़न है कि अगर जब हम हायर पर जब लेते हैं प्लांट को तो उसको तो चार्ज कर लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? तो ये रीज़न है कि उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। फिर है इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड ऑन द कैपिटल बोरोड, इट इज़ अ जेन्युइन एक्सपेंडिचर एज द कैपिटल बोरोड इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। अब अगर जो भी हमारी कैपिटल बोरो की गई है उसका इंटरेस्ट भी हम जो पे करते हैं, ठीक है, हम उसको इंक्लूड करते हैं कॉस्ट अकाउंट्स में, तो जो इंटरेस्ट कैपिटल का है उसको क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता? ये बोला जाता है कि अगर जब हम उनका इंटरेस्ट अलाउ करते हैं तो हमें कैपिटल का जो इंटरेस्ट है उसको भी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, इसको भी एक अलाउड करना चाहिए। अगर हम जो है इफ़ वी इन्वेस्ट अवर ऑन कैपिटल इन सिक्योरिटीज़ आउटसाइड द बिजनेस, अगर हम कभी भी अपनी खुद की कैपिटल को किसी सिक्योरिटी में लगाते हैं जो कि किसी आउटसाइडर बिजनेस में लगाते हैं, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है इनसाइड द बिजनेस उस पर भी तो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उसको भी इसी तरह से इंक्लूड किया जाना चाहिए। ठीक है, आउटसाइड बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और अगर हम इनसाइड कर रहे हैं तो उस पर भी तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर अगर आउटसाइड का इंटरेस्ट इंक्लूड हो रहा है तो इसका भी इंक्लूड होना चाहिए इनसाइड द बिजनेस वाले का भी।
ठीक है। फिर है वेयर अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मे रिक्वायर डिफरेंट डोजेज ऑफ कैपिटल फॉर देयर मैन्युफैक्चर। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो रहे हैं मैन्युफैक्चर और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की अलग अलग डिफरेंट डोजेज हैं कैपिटल की। कुछ प्रोडक्ट जो हैं हाई कैपिटल मांगते हैं, कई प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए कम कैपिटल भी लगाओ तो भी वो आसानी से मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। सो जो इंटरेस्ट है उसके अंदर, उस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। तो प्रॉपर कंपैरिजन करने के लिए उस इंटरेस्ट को भी हमें जो है इंक्लूड करना होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। अगर किसी भी तरह से इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, द कॉस्ट इज अंडरस्टेटेड, तो जो हमारी कॉस्ट है वो अंडरस्टेटेड हो जाएगी और जो प्रॉफिट्स हैं वो ओवरस्टेटेड दिखाई देंगे। कॉस्ट क्या हो जाएगी? अंडरस्टेटेड, यानी कि कम दिखाई देगी कॉस्ट, और जो हमारे प्रॉफिट्स हैं फिर वो ज़्यादा दिखाई देंगे। तो इसलिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करना चाहिए। ये तो वो पॉइंट्स हैं जो कि इंक्लूजन के फेवर में हैं। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये वो हैं जो कि कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड नहीं करना चाहिए कॉस्ट अकाउंट में। सो पहला पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक बेटा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिस्ट का, ठीक है। ये जो है आपका डिफर है फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट से डिफरेंट है। हु कंसिडर दैट द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल इज कवर्ड बाय द प्रॉफिट्स, कि जो रिवॉर्ड होता है कैपिटल का वो आपके प्रॉफिट से कवर हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही अलग एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। सेकेंड बात ये है कि कॉस्ट अकाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं उनको रिकॉर्ड करती है, ना कि किसी प्रिजम्पशन एक्सपेंसेस को जो कि अभी तक इनकर्ड नहीं हुए हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अभी तक पे नहीं होता तो उसको हम किसी भी तरह से कॉस्ट में प्लेस नहीं दे सकते, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट पीरियड्स में, बट जो डिफरेंस होता है प्राइस में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से नहीं होता। प्राइस में बेशक रॉ मटेरियल का डिफरेंस है लेकिन उसका जो कारण है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं है ना, वो तो आपका इन्फ्लेशन पीरियड है या डिफ्लेशन पीरियड है उसके कारण हो जाता है। तो अगर प्राइस ऑफ मटेरियल उस लेटर डेट पर कम था या ज़्यादा था तो उसका किसी भी तरह से कोई डिफरेंस नहीं है प्राइस में, किसी भी तरह से वो रिलेटेड ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो हम इसको क्यों इंक्लूड करें। सो ये कहते हैं कि इसको इसलिए भी इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। अब जो है डेप्रिसिएशन और रेंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जितने भी हैं चार्ज किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल वैल्यूज़ ऑफ मशीन्स, मशीन्स की कैपिटल वैल्यूज़ के बेसिस पर। अगर जितनी बड़ी मशीन होगी, अब एज द बिग मशीन विल बियर मोर ऑफ दिस एक्सपेंसेस, यानी जो भी एक्सपेंसेस हैं डेप्रिसिएशन वगैरह के, रेंट के या रिपेयर वगैरह के, मेंटेनेंस के, इंश्योरेंस के, ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर बिग मशीन है और स्मॉल है तो कम होंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। फिर है व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बीइंग चार्ज इज़ अ डिफ़िकल्ट मैटर टू डिसाइड। अब यहाँ पर यह प्रॉब्लम आती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम कहें कि हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करें अपने कॉस्ट अकाउंट में तो किस रेट पर चार्ज किया जाना चाहिए। सो जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी होते हैं मार्केट टू मार्केट, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। तो जो कॉस्ट है हर एक जॉब की अगर डिफरेंट रेट्स लगाए जाएंगे, इंटरेस्ट के जो है कॉस्ट है उसमें चार्ज किए जाएंगे तो जो प्रॉपर रिजल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे और जो अकाउंट्स हैं वो एक्यूरेट शो नहीं होंगे। सो इसलिए भी इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। वेदर वन इन्वेस्ट इन हिज ओन कैपिटल और इशूज शेयर्स और बोरोड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर कोई एक पर्सन जो है अपनी खुद की कैपिटल लगाकर इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक प्योरली फाइनेंशियल मैटर है, ठीक है। अगर बोरो भी कर रहा है अपने फ्रेंड से, बैंक से या किसी डिबेंचर के थ्रू, तो ये पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल मैटर है। तो अगर हम इस पे इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोड मनी शुड अफेक्ट इज प्रॉफिट्स, ये जो है उसके प्रॉफिट पर, बोरोड मनी जो है प्रॉफिट पर इफेक्ट दिखाएगा ना कि कॉस्ट पर, ठीक है। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अनड्यूली इन्फ्लेट्स द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर जो है हम अगर इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हैं तो ये क्या कर देता है, जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं उनकी कॉस्ट को बढ़ा देता है, ठीक है। सेकेंडली इन्होंने बोला है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन सर्कुलेटिंग कैपिटल और ऑन द करंट एसेट्स।
तो इसलिए जो है अब सर्कुलेटिंग कैपिटल यानी जो आपकी कैपिटल बार बार चेंज हो रही है, करंट एसेट्स हैं, उसके ऊपर हम नॉर्मली इंटरेस्ट को चार्ज नहीं कर पाते, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसलिए भी इसको इंक्लूड नहीं किया जाता कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर। और डिसीजन टू चार्ज इंटरेस्ट टू अ कॉस्ट इज़ वेरी हैवी डिसीजन फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस इन अकाउंटिंग एंड डज नॉट डिसर्व एनी गुड पर्पस। अगर ये जो डिसीजन है कि हम जो है कॉस्ट को जो है चार्ज करें इंटरेस्ट पे, मतलब जो इंटरेस्ट है वो कॉस्ट के अंडर चार्ज करें, तो ये जो है बहुत बड़ा और हैवी डिसीजन होता है और किसी भी तरह से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर नहीं है, कोई प्रैक्टिकली डिसीजन ही नहीं है ये। यहाँ पर जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर और ये किसी भी तरह का जो पर्पस है उसको भी सर्व नहीं करता। अब हमने पढ़ा कि इंक्लूड क्यों किया जाना चाहिए और एक्सक्लूड क्यों किया जाना चाहिए, यानी कुछ फेवर में थे इंक्लूजन के और कुछ अगेंस्ट में थे। अब कंक्लूजन क्या निकल कर आया, किसकी बात मानी गई? तो यहाँ पर 3 मेथड जो है अडॉप्ट किए गए काउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड। अगर इंटरेस्ट पेड इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट बट इंटरेस्ट नॉट पेड इज एक्सक्लूडेड। अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो उसको कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट पे नहीं हुआ अभी तक तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट पेड एंड अनपेड बोथ आर इंक्लूडेड। इंटरेस्ट पे या अनपेड जो है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए दोनों, या इंटरेस्ट पेड और अनपेड दोनों एक्सक्लूड किए जाने चाहिए। अब इनके कंक्लूजन में से अब हमने ये देखना है कि कौन सा डिसीजन बेस्ट है। वाइल द लास्ट मेथड डज नॉट फाइंड फेवर विद द मेजोरिटी ऑफ अकाउंटेंट्स। यहाँ पर जो लास्ट मेथड है यानी ये वाला जो मेथड है इंटरेस्ट पेड और अनपेड बोथ आर एक्सक्लूडेड, यानी दोनों ही एक्सक्लूड कर दो, तो ये मेथड जो है अकाउंटेंट्स की मेजोरिटी में फेवर नहीं हुआ। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ चॉइस रेस्ट विद। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में चॉइस बच गई। द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड इन अ पर्टिकुलर अंडरटेकिंग इज अ मैटर ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी एंड सर्कमस्टांसेस ऑब्टेनिंग देयरइन। अब ये दोनों वाले जो मेथड्स हैं, ये वाले दोनों जो मेथड्स हैं, अब इन दोनों मेथड्स के ऊपर कंपनी की या जो आपका मैनेजमेंट है उसकी चॉइस है, उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलेगा कि ये इसको हमें किस तरह से इंक्लूड करना है। दोनों को इंक्लूड करना है, चाहे वो पेड है चाहे वो अनपेड है, दोनों को इंक्लूड कर देंगे, या फिर सिर्फ उनको इंक्लूड करो जो पेड है और उनको एक्सक्लूड कर दो जो अनपेड है। ठीक है, तो ये अब कंपनी या कह सकते हैं मैनेजमेंट पॉलिसी के ऊपर बने रहेगी बात कि उन्होंने किस तरह से इसको लेना है। थर्ड मेथड बिल्कुल ही फेवर में नहीं है, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि फिक्स्ड एसेट पर लगाई जाती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उस वजह से जो भी वियर एंड टियर होता है एसेट के ऊपर, तो उस एसेट की यूजेज के टाइम पर जो भी उसके अंदर खराबी या जो हम कह सकते हैं पुरानी होती रहती है, तो उस टाइम पर क्या लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। और ये जो डेप्रिसिएशन है अराइज क्यों होता है? ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ द एसेट, एसेट के वियर और टियर की वजह से। एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स का रिजल्ट है लाइक यूजेज एंड लैप्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा या जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने कोई भी मशीनरी लाकर रख दी है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है। ठीक है, जनरली बोथ द फैक्टर्स गो टुगेदर। जनरली क्या होता है कि दोनों फैक्टर्स साथ के साथ चलते हैं, आप उसको यूज़ भी कर रहे होते हो और यूज़ करने के साथ साथ उसका टाइम भी निकलता रहता है। अगर मान लो कि एक मोटर कार है, उसकी कॉस्टिंग है 1 लाख, इज़ रन फॉर 2 लाख किलोमीटर इन इट्स लाइफ टाइम, द रेट ऑफ डेप्रिसिएटिंग ऑन द यूजेज पर रेट लगेगा। और सो इफ़ द कार रन्स 15,000 किलोमीटर ड्यूरिंग द ईयर, द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वुड बी 7,500। डेप्रिसिएशन जो है एक तरीके का वेरिएबल एक्सपेंस होता है, क्योंकि मेनली क्या होता है कि ये चेंज होता रहता है। अगर हम कहें कि हम जो है अपनी एसेट को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बेसिस ऑफ टाइम के ऊपर लेकर चल रहे हो तो आप जो भी मेथड यूज़ करेंगे वो एक वेरिएबल एक्सपेंस माना जाएगा। लेकिन अगर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है उस रेट पर हर साल, वेयर द कार इज़ यूज्ड और नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, कार चाहे यूज़ हो रही है चाहे नहीं हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सपेंस। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट लेकर चल रहे हैं। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर अमाउंट हर साल जो है डिडक्ट करते रहते हैं एज अ डेप्रिसिएशन, तो हम इसको बोल सकते हैं कि फिक्स एक्सपेंस है। और डिमिनिशिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हर बार का जो भी हमारा प्राइस होता है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो वो जो है आपका वेरिएबल एक्सपेंस के तौर पर माना जाएगा।
ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट इन वर्किंग ऑर्डर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लाइफ, जब उस कैपिटल या जो आप कह सकते हैं जो भी आपकी एसेट थी, अब आपने उसको डेप्रिसिएट करते गए, अब उसके बाद एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पर उसकी कॉस्ट बिल्कुल ही रिड्यूस होकर ज़ीरो हो जाती है या फिर उसकी स्क्रैप वैल्यू के इक्वल हो जाती है। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर आपकी एसेट की जो लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात बोली है कि क्वेश्चन नेचुरली अराइज होता है वेदर वी शुड कंटिन्यू टू चार्ज डेप्रिसिएशन और नॉट, कि हमें जो है अपनी डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के ओपिनियन है इसको लेकर भी, बट द फैक्ट इज डेट, इसके फैक्ट क्या हैं, द एसेट इज स्टिल वर्किंग इन ऑर्डर, जो एसेट है वो वर्किंग ऑर्डर में अभी भी है। इफ़ वी डू नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन, अगर हम चार्ज नहीं करते डेप्रिसिएशन तो वो वर्किंग में तभी भी रहेगी। द कॉस्ट will be shown significantly and reduced as compared to the earlier periods when depreciation was included in the overheads, so the depreciation should be charged, but how much। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम अर्ली ईयर से कंपेयर करें तो हमारा जो डेप्रिसिएशन जो भी निकल कर आता है हम उसको एज अ ओवरहेड चार्ज कर लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करें। तो इसके लिए ये सजेशन है कि जो भी आपकी एसेट जो है अगर वो रिवैल्यूड हुई है, ठीक है, अगर आपकी रिवैल्यू हो रही है और उसकी वर्किंग लाइफ अगर फ्रेशली निकल कर आ रही है, दिस मेथड विल गिव द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ईच ईयर। तो ये बताएगा कि आपने कितना चार्ज करना है। मान लो अब आपकी एसेट पहले थी 10 लाख रुपए की, ठीक है, अब आपकी फिक्स्ड एसेट 10 लाख रुपए की थी, अब रिवैल्यूएशन हो गया, यानी आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई, एडिशनल वैल्यू आ गई। एडिशनल वैल्यू का मतलब है मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो 12 लाख की हो गई। तो अब हमें ये किस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 12 लाख पर, ठीक है, यही बता रखा है। बट ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा इसको हम P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट इन अकाउंट्स। करते थे हम P&L अकाउंट में कि जो भी आपकी वैल्यू बढ़ी, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ी, 10 लाख लिखे प्लस 2 लाख, वहाँ पर आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया, और चार्ज कहाँ पर दिखा दिया, P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड P&L में टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट दिखाते हैं। इस तरह से ही इसका जो है जो अकाउंटिंग है वो होगी। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, अब जो रेंट है वो आपका फैक्ट्री बिल्डिंग पर अगर पे कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इंक्लूड होता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि कॉस्ट में तो इंक्लूड हो गई क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। बट इफ़ द बिल्डिंग इज़ ओन्ड प्रॉपर्टी, अगर बिल्डिंग जो है वो आपकी ओन्ड प्रॉपर्टी है तो क्वेश्चन राइज होता है वेदर वी शुड चार्ज रेंट एंड इंक्लूड इन कॉस्ट और नॉट, कि हम जो है वो रेंट को चार्ज करें या फिर उसको हम कॉस्ट में इंक्लूड करें या फिर ना करें, ठीक है। यानी बिल्डिंग जो है आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी पर जो भी आसपास के एरिया में रेंट चल रहा होगा तो क्या हम उसको अपने अकाउंट में लिखें। सो जनरली ये ओपिनियन होता है कि आपको जो है अपना रेंट चार्ज करना चाहिए अगर फेवर की बात कहें तो, जिससे क्या होगी, कॉस्ट आपकी कंपेरेबल होगी। इफ़ रेंट इज़ नॉट चार्ज, अगर आपका रेंट चार्ज नहीं होगा तो कॉस्ट आपकी कम आएगी अदर अंडरटेकिंग से। हु कैरी ऑन प्रोडक्शन इन रेंटेड बिल्डिंग, जो कि आपकी रेंटेड बिल्डिंग्स के अंदर प्रोडक्शन कर रही हैं, तो सिमिलर सिचुएशन वहाँ पर अराइज हो जाएगी और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, फिर कम होंगे, तो अदर फर्म्स को क्या हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये बोला गया है कि आपने चार्ज करना होता है, और जो इस रेंट की जो भी आपकी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो भी आपको P&L अकाउंट में क्रेडिट करा देते हैं। उसके बाद है मटेरियल कैरेज, हैंडलिंग एंड स्टोरिंग या स्टोरेज एक्सपेंसेस। कैरिड इनवर्ज एक्सपेंसेस जो हैं ट्रीट किए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द मटेरियल परचेज। जितना भी आप मटेरियल परचेज करते हैं उसके ऊपर यहाँ पर इसको चार्ज किया जाता है, ठीक है, और ये डायरेक्टली चार्जेबल एक्सपेंसेस होते हैं। बट अगर कैरेज जो है कॉमन लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के लिए पे किया जा रहा है, कॉमन लॉट्स मीन्स कि बहुत सारे मटेरियल आप जो हैं लेकर आ रहे हैं और उन बहुत सारे मटेरियल पर एक ही बार पर आप कैरेज पे कर रहे हैं। अगर मान लो मैं एक ही प्रोडक्ट लेकर आ रही हूँ, प्रोडक्ट ए मैं लेकर आ रही हूँ, उसके ऊपर अगर मैं कैरेज पे कर रही हूँ तो उसके ऊपर ही चार्ज हो जाएगा, उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन मैं 4 मटेरियल लेके आ रही हूँ ABCD और उस 4 मटेरियल के ऊपर मैं कैरेज को जो है पे कर रही हूँ, कैरेज इनवार्ड को पे कर रही हूँ, तो वो जो कैरेज इनवार्ड है वो मेरा ओवरहेड ट्रीट किया जाएगा। जितने भी हैंडलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, रॉ मटेरियल लाने के, सप्लाईज, वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड्स
द एक्सपेंसेस ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, कैरिंग, इन जितनी भी रॉ मटेरियल के आप एक्सपेंसेस को जब हम हैंडल करते हैं तो इसमें जो आपके लोडिंग के, अनलोडिंग के जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वेटिंग के, ये सारे इंक्लूड होते हैं। और इनको जो है जो ओवरहेड मैंने अभी बोला कि ओवरहेड की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट की वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर उसको क्या किया जाएगा, अपोर्शन किया जाएगा और एब्जॉर्ब्ड किया जाएगा। ठीक है, ओवरहेड्स क्या होते हैं, जिनको हम अपोर्शन करते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये इनडायरेक्ट चार्ज होते हैं, पढ़ा था हमने। उसके बाद जो स्टोरेज एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर आपकी जो स्टोर कीपिंग स्टाफ होता है उसकी सैलरीज इंक्लूड होती हैं, डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, स्टोर इक्विपमेंट्स का, और जो लॉस है अगर किसी भी मटेरियल का वो भी इंक्लूड किया जाता है। और इसको भी हम जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट मानते हैं। क्लियर। उसके बाद है मटेरियल वेस्ट एंड लॉसेस। अब मटेरियल वेस्ट एंड लॉसेस में 3 बातें बोल रखी है इन्होंने, इन ट्रांसिट, ड्यूरिंग स्टोरेज, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। इफ इट इज नो प्रॉब्लम where the loss is reimbursed by suppliers, insurance companies or by the transporters। अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है जब कोई भी अगर आपका लॉस रीइम्बर्स्ड यानी आपको वापस मिल रहा है किसी सप्लायर से या आपकी इंश्योरेंस कंपनी से या किसी ट्रांसपोर्टर से। ठीक है, बट अगर ये लॉस पूरा का पूरा कंसर्न बॉर्न कर रही है, उसको किसी भी तरह से रीइम्बर्स नहीं मिल रहा, वापस नहीं मिल रहा है, उसका जो लॉस है वो अगर कवर नहीं हो पा रहा है तो उसको वो जो है ओवरहेड की तरह ट्रीट करती है। अगर तो लॉस प्रोवाइडेड द लॉस इज स्मॉल बट इफ़ अ लॉस इज़ वेरी हैवी, अगर आपका लॉस जो है वो छोटा अमाउंट का है तो हम उसको ओवरहेड के अंदर ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, उसके अंदर चार्ज कर लेंगे। लेकिन अगर आपका अमाउंट ऑफ लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा है, हैवी चार्ज है, तो हम उसको कॉस्टिंग P&L के अंदर डाल देंगे। ठीक है, क्या बात बोली मैंने कि अगर आपका लॉस कम है तो आप ओवरहेड के अंदर ट्रीट करोगे उसको, और अगर आपका लॉस बहुत ज़्यादा है तो कॉस्टिंग एंड P&L के अंदर चार्ज किया जाएगा। उसके बाद ड्यूरिंग स्टोरेज, अगर स्टोरेज के टाइम पर आपका कोई लॉस हो जाता है, मटेरियल वेस्ट हो जाता है, तो अगर आपका कोई मटेरियल श्रिंक हो गया है, इवापोरेट या जो है लॉस हो गया है उसके वेट के अंदर, तो ये नॉर्मल लॉस होता है तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर चार्ज कर देंगे। लेकिन जो लॉस अगर आपका थ्रेट या फायर वगैरह लगने से हुआ है तो उसको हम कॉस्टिंग P&L के अंदर चार्ज करेंगे। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर होने के टाइम पर जो वेस्ट होता है मटेरियल का, अगर वो प्रोडक्शन के से रिलेटेड है, प्रोडक्शन के टाइम पर हो रहा है जब वो प्रोसेस कर रहे थे, तो उसको हम कहाँ पर डालेंगे, प्रोडक्शन अकाउंट के अंदर, यानी उसी के ऊपर चार्ज करेंगे डायरेक्टली। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है या ऐसा वेस्ट है तो हम उसको जो है P&L अकाउंट के अंदर चार्ज करेंगे। फिर है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। ड्राइंग ऑफिस जो है आपका कनेक्ट होता है कि आप जो है अपने प्रोडक्शन प्लान को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या ड्राइंग्स कर रहे हैं, किस तरह से उसका डिज़ाइन प्रिपेयर कर रहे हो। सो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो कहाँ पर चार्ज किए जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में। और इन फैक्ट्री ओवरहेड्स को क्या करा जाता है, अपोर्शन किया जाता है डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ड्राइंग्स, कि कितनी नंबर ऑफ ड्राइंग्स ली गई हैं, मेड फॉर ईच ड्राइंग्स, यानी हर एक ड्राइंग का कितना पार्ट लिया गया है, वो नंबर ऑफ ड्राइंग्स के ऊपर इसको क्या किया जाता है, अपोर्शन किया जाता है। और बाद में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनको वो बाद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद है इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जो कॉस्ट होती है इरेक्शन या डिसमेंटलिंग, यानी आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी को हटा रहे हैं, ठीक है, वो जो कॉस्ट होती है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड करते हैं। और ये जो है आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर भी इंक्लूड होती है, कॉस्ट ऑफ इरेक्शन। ठीक है, यानी आप जब अपना लेकर आए हैं प्लांट वगैरह, ठीक है, तो उस टाइम पर भी जो खर्चे हो जाते हैं वो भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होते हैं ना, इसी तरह से। बट समटाइम्स जो प्लांट है अगर डिसमेंटल्ड किया गया है फॉर इट्स बीइंग री इरेक्टेड, यानी उसको वापस से दूसरी लोकेशन पर बेचा जा रहा है या उसको हटाया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी उस कॉस्ट का पार्ट होगा उस पार्ट को हम वर्क ओवरहेड मान लेंगे और बाद में इसको हम क्या करेंगे, अपोर्शन कर देंगे। ठीक है, फिर है कंपेंसेटरी पेमेंट टू वर्कर्स। अगर जो नेचर ऑफ कंपेंसेशन पेड डिसाइडेड द इशू,
कंपेंसेटरी पेमेंट्स जो होती हैं वो वर्कर्स कंपेंसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, जो कि बार बार टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है और डिपेंड होता है कि किस तरह से वो चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वर्कर को कंपेंसेशन देनी पड़ जाएगी। क्यों देनी पड़ जाएगी? क्योंकि उनका इलाज कराना है, ठीक है। मशीन कोई ब्रेक डाउन हुई है, पर्सन उसमें इन्वॉल्व थे एंड द लेंथ ऑफ सर्विस, ज़्यादा सर्विस है, अगर ये इस तरह के हैं तो ये जो है एबनॉर्मल एक्सपेंस होते हैं जिनको आप डेबिट करते हैं कॉस्टिंग P&L के अंदर। बट अगर इनकी पेमेंट रेगुलर एनुअल फीचर के अकॉर्डिंग है, यानी आप रेगुलर इनका पेमेंट कर रहे हैं, कंपेंसेशन दे रहे हैं, वैसे ही दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उसको हम नॉर्मल ओवरहेड्स के अंदर चार्ज करेंगे, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस के अंदर नहीं आएगा, हम लोग इसको ओवरहेड्स के अंदर चार्ज करेंगे। और ओवरहेड्स को क्या किया जाता है, अपोर्शन किया जाता है। जो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं उनको तो डायरेक्टली कॉस्टिंग एंड P&L में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मली रेगुलर एनुअल फीचर के अंदर दिए जा रहे हैं तो ओवरहेड के अंदर इनको चार्ज किया जाएगा। उसके बाद है DNS अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस। अगर आपको DNS अलाउंसेस या मेडिकल अलाउंसेस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस, ये सारे अलाउंसेस जो हैं आपको सैलरी जब आपकी मिलती है उस टाइम पर दिए जाते हैं, तो इस सैलरी के अंदर ही इसको ट्रीट किया जाता है कॉस्टिंग पर्पसेस के लिए। उसके बाद फैक्ट्री सैलरीज आपके वर्क ओवरहेड में आती हैं, ठीक है। लाइकवाइज आपके एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिपार्टमेंट सैलरीज जो हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड में आएंगे। वेयर अगर डेली वेज अर्नर्स जो हैं उनको बेनिफिट दिया जा रहा है अलाउंस के फॉर्म में, किसी भी तरह का अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है तो हम उसको ओवरहेड मान लेंगे। एंड नॉट मिक्सड अप विद देयर वेजेस टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस इन अकाउंटिंग। इसको जो है हम वेजेस के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे कि हमारे अकाउंटिंग में कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम इसको जो है अलग अलग सेपरेट शो करते हैं। उसके बाद है मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग कॉस्ट। जो हमारी मेंटेनेंस और रिपेयर डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और रिस्पॉन्सिबल है रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग वर्क्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स एंड पावर इंस्टॉलेशन। इन सब के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे काम वो करता है। इसके दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है करेक्टिव। प्रिवेंटिव फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर वो एक्शन लिया जाता है कि अगर कोई एसेट जो है थोड़ी सी ख़राब हो गई है, ठीक है, और कंटिन्यू टू फंक्शन इन प्रॉपर ऑर्डर, यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो भी एसेट हैं वो कंटिन्यू प्रोडक्शन करें, प्रॉपरली ऑर्डर में करें, तो ये चेक किया जाता है। इसके पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, रूटीन चेकिंग की जाती है रेगुलरली। सारी मशीन्स को रूटीन वाइज चेक किया जाएगा कि सारी की सारी मशीन्स ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। और ये जो करेक्टिव फंक्शन होता है इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर एक्शंस लिए जाते हैं टू सेट द थिंग्स इन ऑर्डर व्हेन एवर एनी एसेट गोज रॉन्ग इन वर्किंग। अगर कोई एसेट गलत काम कर रही है यानी वर्किंग सही नहीं है उसकी, तो उस केस में कुछ चीज़ों को यहाँ पर सेट किया जाता है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड की तरह ट्रीट करते हैं। और ये जो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं सेपरेट होते हैं, सेपरेट स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनको स्टैंडर्ड जो है स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर दिया जाता है, सेपरेट नंबर दिया जाता है। और बाद में ये तो हम जानते ही हैं जो जितने भी ओवरहेड्स होते हैं उनको अपोर्शन और अब्जॉर्ब किया जाता है। सो आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।